हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हम देख रहे थे मानव बस्ती, आज उसी चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट एक सेशन लेकर आपके सामने आए हैं और वो सेशन है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम हर चैप्टर्स में देखते आते हैं, उसी तरह आज मानव बस्ती यानी ह्यूमन सेटलमेंट का भी महत्वपूर्ण हम सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा आपको निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही है। यानी यहां एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करते हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, सारा का सारा अध्ययन आपको क्या होगा, बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन, और वो सेशन है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि हर बार एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में होते हैं, शुरू के कुछ एमसीक्यूज आते हैं। आइए कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। वृत्ताकार, चौकपट्टी, रेखीय, वर्गाकार। तो हमने इसमें कई तरह के एग्जांपल्स देखे थे। जैसे वृत्ताकार में हम देखते थे क्या, वृत्ताकार में हम देखते थे कि कोई झील या ऐसे तालाब पाया जाएगा और उसके चारों तरफ ऐसे क्या हो जाएंगे, घर बन जाएंगे और ये नगर बस जाएगा। ठीक है। चौक पट्टी में हम देखते थे कि एक इस तरह से आकर बिल्कुल चौक बन जाते थे, ग्रिड में सड़कें काटती थी और इन चौकोर स्थानों में क्या हो जाता था, नगर बस जाया करता था। वर्गाकार भी ये हमने देख लिया था। वर्गाकार बेसिकली हमने ये देखा था जिसमें वर्ग या आयत बन जाया करता था और यहाँ पे शहर बस जाया करते थे। ठीक है। अब हम रेखीय की बात करें तो जैसे मान लीजिए क्या होता था, कोई नदी ऐसे करके ऐसे जा रही है, ठीक, या कोई सड़क जा रहा है। अब इसके किनारे अगर ये बसेगा तो ये रेखीय कहा जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग, रेखीय इसका सही जवाब हो जाएगा। जब बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे क्या होती हैं, बस जाती हैं। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण वस्तुओं की मुख्य आर्थिक क्रिया है? इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, मैं एक बार आपको फिर से थोड़ा बता देता हूं। प्राथमिक क्रियाएं क्या होंगी, किस किस चीजों से रिलेटेड होंगी? तो कृषि, ठीक, आखेट तथा भोजन संग्रह। ये प्रीवियस चैप्टर्स भी इस क्वेश्चन से रिवाइज हो रहे हैं आपके। ठीक है। और फिर इसके हिसाब से आप आंसर बताइए। भोजन संग्रह, और क्या आ जाता है इसमें, बताइए जल्दी। खनन, और एक और महत्वपूर्ण चीज, पशुचारण। पशुचारण, तो ये प्राथमिक क्रियाओं में आ जाता है। तृतीयक में क्या आ जाता है, सेवा, जितनी सर्विसेज हैं। अब इसमें आप जो भी लिख लें, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सब कुछ। ठीक है। ठीक है, पर्यटन इत्यादि। द्वितीयक में क्या आता है, मुख्य रूप से विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग। चतुर्थ में क्या आता है, शोध, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि। तो अब सवाल क्या है कि आर्थिक क्रिया ग्रामीण वस्तुओं में कौन सी मुख्य है? तो इसमें क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, कृषि, आखेट, भोजन संग्रह, खनन, पशुचारण। क वाला जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आप चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? हांगहो की घाटी, सिंधु घाटी, नील घाटी, मेसोपोटामिया। तो जाहिर सी बात है सिंधु घाटी, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी के किनारे, इंडस नदी के किनारे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी में। ठीक है। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटीज थे? तो जाहिर सी बात है इसमें 40 मिलियन। और अभी भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी हो गई है 2011 की जनगणना के अनुसार? 31% लगभग। इसको आप ध्यान रखेंगे, 31%। चलिए, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? विकासशील यानी डेवलपिंग देश। और विकासशील देशों में हमने क्या देखा था, जहां कृषि का आकार बड़ा है और औद्योगिकरण के तरफ पूरी तैयारी चल रही है। तो वित्तीय, मानवीय, प्राकृतिक या सामाजिक, सही जवाब क्या हो जाएगा, सामाजिक। तो इसमें सामाजिक ढांचे का अगर विकास की आवश्यकता की पूर्ति करनी है तो सामाजिक संसाधन होने जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। जैसा कि एनसीईआरटी का फॉर्मेट रहता है, आप बस्ती को कैसे परिभाषित करेंगे? मानव आवासों के संगठित समूह को बस्ती कहा जाता है।
बस्तियों में होने वाले मानवीय और आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर इन्हें ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर प्राथमिक क्रियाकलाप में ज्यादा लोग लगे हैं, जनसंख्या कम है, जनसंख्या का घनत्व कम है, तो वो ग्रामीण हो जाएगा, अन्यथा वो नगरीय हो जाएगा। गुफाओं से निकलकर मानव ने अपने लिए स्थायी और अस्थायी बस्तियां बसानी आरंभ कर दी थी। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। तो बस्तियों से रिलेटेड ये छोटा डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। स्थान एवं स्थिति यानी साइट और सिचुएशन के मध्य क्या अंतर है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखिए, स्थान का संबंध उस भूभाग से है जहां मानव बस्ती बनाकर रहते हैं, साथ ही वे अनेक जीवन उपयोगी कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। जबकि स्थिति का संबंध उन भौगोलिक और पर्यावरणीय दशाओं के अलावा समीपस्थ बस्तियों से है जिनके एक बस्ती प्रभावित होती है। तो एक हो गया जहां पर आप बिल्कुल एग्जैक्टली हैं, एक हो गया सिचुएशन यानी अगल बगल का इन्वायरमेंट। और यही सारी समस्याओं का, इन्हीं सारी जो संबंध है, इन्हीं का अध्ययन तो मानव भूगोल का पार्ट है। तो इसमें आप स्थान और सिचुएशन के मध्य अंतर इस तरह निकाल सकते हैं। बस्तियों के वर्गीकरण का क्या आधार है? अब देखिए, ग्रामीण और नगरीय आधार पर किया जाता है बस्तियों का वर्गीकरण। कोई बस्ती ग्रामीण है या नगरीय, इसके लिए विभिन्न मापदंड अपनाए जाते हैं, जैसे जनसंख्या का आकार, जैसे मैंने भारत का एग्जांपल आपको दिया था कि 5000 होना चाहिए। जनसंख्या का घनत्व, ठीक है, 400 कम से कम। वहां होने वाले आर्थिक क्रियाकलाप की प्राथमिक क्रियाकलाप है कि द्वितीय क्रियाकलाप है कि तृतीय चतुर्थक है। किंतु इन मापदंडों पर सार्वभौम मतैक्य नहीं है। सार्वभौम मतैक्य का मतलब पूरी दुनिया भर में एक कोई मत नहीं माना जाता, मतों में एकता नहीं है, माने इसी आधार पर केवल वर्गीकरण नहीं होता है। इसके अलावा जो अलग अलग देश में इस आधार पर थ्रेशोल्ड्स बनाए गए हैं, कहीं जनसंख्या ज्यादा मानी जाती है, कहीं कम मानी जाती है, तो इसमें भिन्नता है। फिर भी भारत के अनुसार आप इस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। अगला सवाल है कि मानव भूगोल में मानव बस्तियों के अध्ययन का औचित्य बताइए। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई मानव भूगोल में आप मानव बस्तियों का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्या इसका औचित्य या रिलेवेंस बनता है। तो मानव भूगोल में अध्ययन का मुख्य केंद्र मानव और मानवीय क्रियाकलाप होते हैं। आवास मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। आवासों का संगठित प्रतिरूप बस्तियां कहलाता है। बस्ती एकाकी आवास से लेकर ग्राम, पूर्वे, कस्बे, नगर, शहर अथवा मेगा सिटी किसी भी रूप में हो सकते हैं। मानव बस्तियों के अध्ययन से मानव के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक विकास का पता चलता है, और यही मानव भूगोल की विषय वस्तु है। देखिए, मानव भूगोल मैंने शुरू में आपको बहुत आराम से डिटेल में बताया हुआ है कि मानव जहां रह रहा है और जिस पर्यावरण में रह रहा है उनके बीच का जो संबंध है, अनन्य क्रिया है, जिस तरह मानव रिएक्ट कर रहा है, इस पूरी प्रक्रिया को हम मानव भूगोल का हिस्सा मानकर चलते हैं। और जाहिर सी बात है उसमें फिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक विकास, सारी चीजों का पता कैसे चलता है जब हम मानव बस्तियों का अध्ययन करते हैं, जब वहां सारी क्रियाकलापों को देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों से अधिक में न दीजिए, यानी करीब 150 वर्ड में आंसर देना है। ग्रामीण और नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, विशेषता बताइए। तो जनसंख्या का आधार, वृद्धि एवं विस्तार तथा आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर मानव बस्तियों को 2 वर्गों में रखा जाता है। ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या और जनघनत्व तो बहुत कम होता है तथा यहाँ के निवासी प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों में जनसंख्या और जनघनत्व तो अपेक्षाकृत अधिक होता है तथा यहाँ के अधिकतर निवासी द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ श्रेणी के क्रियाकलापों में संलग्न रहकर अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र अगर अधिक रहेगा, ठीक, तो इससे 2 चीजें तय हो जाएंगी। एक, ग्रामीण जनसंख्या, दूसरा विकासशील जनसंख्या। ठीक, तो प्राथमिक क्षेत्र का इन 2 चीजों के निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है जी, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक तो ग्रामीण जनसंख्या, एक विकासशील जनसंख्या। अब ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं क्या हैं? ग्रामीण बस्तियां प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमि से निकटता से गहरा संबंध बनाए रखती हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसे मान लीजिए आपको नगरी में ये दिखाई देगा कि भाई कुछ प्लॉट उसके पास है, आप रह रहे हैं, बाकी से बहुत मतलब नहीं है, लेकिन जमीन यहाँ पर क्या होता है, चूंकि ग्रामीण लोगों को प्राथमिक क्षेत्रों पर ज्यादा आश्रित रहना है, तो रोज खेतों में जाना, जमीनों से गहरा संबंध होना, इसीलिए इसको कई जगह क्या है, कृषि प्रयोगशाला का भी नाम दिया जाता है। यहाँ के निवासी ग्रामीण परिवेश से जुड़ी आर्थिक क्रिया जैसे कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन आदि कार्यों से जीविका कमाते हैं। अभी हमने आपको बताया था। इन बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है तथा वृद्धि एवं विस्तार की दर बहुत धीमी होती है। ठीक, तो एक तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये बस्तियां प्रायः किसी जल स्रोत जैसे तालाब, झील, नदी, नहर अथवा झरने के समीप बसी होती हैं। ग्रामीण बस्तियों के लोग सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समरूपता के साथ साथ आपस में गहरे संबंध रखते हैं तथा एक दूसरे को जानते पहचानते हैं।
ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ग्रामीण बस्तियों के आवासों के प्रकार और निर्माण सामग्री में समरूपता पाई जाती है जो स्थानीय भौगोलिक तथा पर्यावरणीय दशाओं के अनुरूप होती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर आप ये देखेंगे कि अगर कोई गांव आपको दिखाई पड़ेगा बस्ती, तो एक प्रकार का मकान जैसे होगा लगभग सबके मकान वैसे होंगे, एक ही बिल्डिंग मटेरियल से वो बनाया जाएगा। बंबू के हैं तो सबके बंबू के बनेंगे, पुआल के हैं तो उसके बनेंगे, कंक्रीट के हैं तो इसके बनेंगे। तो वहाँ के पर्यावरण की जो दशाएं हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं, वो आप आसानी से ग्रामीण बस्तियों में देख सकते हैं। नगरीय बस्तियों में समय बीतने के साथ साथ कुछ बस्तियां विशेषीकृत होकर अपने आसपास की बस्तियों को सेवाएं प्रदान करने लगती हैं। ऐसी बस्तियों को नगर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, हमने पहले भी चर्चा की थी, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका सिटी सेंटर, ठीक, यानी मुख्य व्यापारिक केंद्र हो गया। इसके आसपास क्या बस गया, मान लीजिए ये मध्यम वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग के आवास हो गए, ठीक। अब इसके आसपास थोड़ा संक्रमण वाला हो गया और यहां पर क्या हो गया, यहां पर मजदूर वर्ग मान लीजिए बस गया। अब ये मजदूर वर्ग इस वर्ग को सेवा देगा, जाकर वहां कामकाज करेगा। ये मध्यम वर्ग के लोग यहां जाकर व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मान लीजिए इंडस्ट्रियल एरिया या औद्योगिक क्षेत्र हो जाएंगे। तो यहां से भी क्या होगा, यहां से भी लोग आकर यहां काम करेंगे, यहां की बनी चीजें हर जगह पर आएंगी। यानी यहां पर यह होता है कि यहां पर एक एक जो बस्तियां होती हैं वो दूसरे ग्रुप को क्या करती है, अपनी सेवाएं प्रदान करने लगती हैं। नगरों के अधिकांश निवासी द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं। यानी कि या तो विनिर्माण होगा, या अपनी सेवाएं सर्विसेज कहीं करेंगे, या कोई शोध का काम, कोई अध्यापन का काम उच्च यूनिवर्सिटीज की में लगे रहेंगे। जनसंख्या यहाँ अधिक होगी, व्यावसायिक विविधता होगी, एक जैसा काम नहीं, कई तरह के काम वहां पर किए जाएंगे। प्रशासनिक कार्यों के आधार पर नगरों को वर्गीकृत किया जाता है। तो प्रशासनिक भी एक आधार है वर्गीकरण का, हमने डिटेल में चर्चा भी की है चैप्टर में। नगरों में जनसंख्या का घनत्व तो बहुत अधिक होता है, तो जाहिर सी बात है, आप देख लीजिए भारत में भी दिल्ली जैसे शहरों की जनसंख्या 11,000 है, ठीक है, तो बहुत बड़ी है। नगरों की जनसंख्या का घनत्व की बात कर रहा हूं मैं, जनसंख्या नहीं, घनत्व, डेंसिटी, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। नगरों की समस्याओं के समाधान हेतु नगर पालिका, अब ये देखिए लोकल बॉडीज जो होती हैं, नगर निगम, छावनी बोर्ड जिसको कैंटोनमेंट बोर्ड कहते हैं, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र जो शेड्यूल्ड क्षेत्र होते हैं, इन समितियों का गठन किया जाता है। नगरों के विकास और विस्तार की दर बहुत अधिक होती है। अच्छा, यहीं अगर आप गांव में चले जाइए तो वहां क्या आपको मिल जाएगा, पंचायत मिल जाएगी, ठीक है, ग्राम पंचायत मिल जाएगी, जो पंचायत वहां के लोकल गवर्नमेंट मानी जाती है, जो वहां का रखरखाव करती है। शहरों में आपको नगर निगम मिल जाएगा, है ना। भारत के संविधान में यह वर्णित है, बताइए आपको पता है कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, अनुच्छेद 243, 243, इसके कई भाग हैं, वो जेड तक है पूरा, ठीक। तो पार्ट 9A, इसके बारे में आपने सुना होगा, भाग 9 वाला जो पूरा हिस्सा है। नगरों के विकास एवं विस्तार की दर बहुत अधिक होती है। आवासों की सघनता के कारण लंबवत विस्तार अधिक होता है, ठीक, तथा आवासों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री विविधतापूर्ण होती है। कोई अपना घर आप देखेंगे कि बांस वाला बना लेगा, खूब डिजाइनिंग, कोई बना लेगा कंक्रीट वाला, कोई शीशे का बना लेगा। तो यहाँ पर काफी एक जैसे घर आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। आप देखकर किसी एक सभ्यता या एक तरह के पर्यावरणीय स्थिति की कल्पना नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल है कि विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्या का विवेचन करिए। इसकी चर्चा हमने चैप्टर में भी की थी बहुत डिटेल में। तो क्या क्या समस्याएं हैं। विकासशील देशों के अधिकतर शहर अनियोजित रूप से बसे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अनप्लान्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है, अनप्लान्ड या अनऑथराइज्ड भी रहती हैं। रोजगार के अधिक अवसर और नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता के कारण यहाँ जनसंख्या का जनघनत्व तो बहुत अधिक होता है। असा यहाँ भीड़ भाड़ बहुत होती है, और जब भीड़ भाड़ होगी तो हर चीज में समस्या होगी ना, वहां के परिवहन की सुविधा में, वहां के संसाधनों की सुविधा में। जनसंख्या के भारी दबाव के कारण अनाधिकृत और स्लम बस्तियों का लगातार विकास और विस्तार होने से नागरिक सुविधाओं की भारी कमी है। भाई जो सुविधाएं आप प्लान्ड वे में दे पाएंगे शायद इस तरह उसमें नहीं दे पाएंगे। तो ये विकासशील देशों में देख सकते हैं आप, और भारत में आप मुंबई दिल्ली कहीं भी देख लीजिए। एशिया पैसिफिक देशों में नगरीय जनसंख्या का 60% भाग इन्हीं अनाधिकृत बस्तियों में रहता है। इन देशों के ग्रामीण क्षेत्रों से अकुशल और अर्धकुशल श्रमिक नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं, जिससे जनसंख्या का दबाव क्या होता है, और बढ़ जाता है। विकासशील देशों के शहर अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण अनेक सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त हैं। स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा, स्वच्छ जल की उपलब्धता गरीब नगरवासियों के पहुंच से बाहर है। तो आप ये सारी समस्याएं देख सकते हैं कि जनसंख्या ज्यादा होगी, जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा, परिवहन पर दबाव होगा, शिक्षा स्वास्थ्य की समस्याएं होंगी, नागरिक सुविधाएं देने में कमी है, वहां स्लम और अनाधिकृत कॉलोनियां ज्यादा बस जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुष उत्प्रवास और शहरों में अप्रवास के कारण ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात असंतुलित हो जाता है। जाहिर सी बात है, अब ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ज्यादा दिखाई देंगी, शहरों में पुरुष ज्यादा दिखाई देंगे। इसका मतलब यह है कि पुरुषों ने गांव छोड़कर शहरों का इलाका पकड़ लिया है।
जिससे सामाजिक बुराइयां पनपती हैं। नगरीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या के कारण पर्यावरण संबंधी समस्याएं भी विकराल रूप धारण कर लेती हैं, जैसे मल व अन्य अपशिष्ट पदार्थों की विशाल मात्रा का निष्ठान करना, जो वेस्ट मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है, वो कैसे हो पाएगा, परेशानी हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण और यातायात जाम की स्थिति समस्याओं के कारण यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दिल्ली आप उदाहरण देख लीजिए, कैसा प्रदूषण का माहौल वहाँ होता है। फिर वहाँ पे जो हवा का पीएच, जो पूरा AQI जिसको कहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो कितना खराब हो चुका है। ऐसे बहुत सारे शहर हैं भारत में। कंक्रीट, लौह इस्पात, कांच से बनी बहुमंजिला इमारतें उष्मदीप का कार्य करती हैं, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालती हैं। तो ये सारी चीजें आप बहुत डिटेल में देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण सवाल थे जिनके जवाब इस सेशन में हमने देखे, जो आपको एग्जामिनेशंस में इसी तरह से आप मॉडल आंसर के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। एनसीईआरटी के डायरेक्ट सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसको आप बार बार रिवाइज करिए। इन क्वेश्चंस में अगर कोई परेशानी या कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है, magnetbrains.com। जैसे ही आप इस पर आएंगे तो सीबीएसई हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके क्लास 12 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषय पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे विषय क्लास 12 में आप मेरे साथ अध्ययन कर लेंगे। और क्या क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, सीबीएसई पर बेस्ड पूरा कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू मिल जाएगा। इसके अलावा कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन मिल जाएगा। हर चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स वाइज वीडियो में भी डिवाइड करके हम देख लेते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। वेबसाइट पर ये बिल्कुल सीक्वेंस वाइज में आपको दिए हुए हैं। सबसे खास बात, ये बिल्कुल आपको निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई इसमें चार्ज नहीं देना है, क्योंकि 100% मुफ्त शिक्षा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके लिए काम कर रहा है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आप तक और इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आते रहें और आपकी परीक्षाओं को और आसान बनाते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।